नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की बुक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पहला अध्याय पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उस भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे तथा जानेंगे उन कारणों के बारे में जिनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और गतिहीन हो गई। तो चैप्टर शुरू करते हैं ब्रिटिश शासन के उदय से। ब्रिटिश शासन का उदय जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसी में ब्रिटिश शासन की जो नींव है वो उसी समय रखी गई थी। और जो ब्रिटिश शासन ब्रिटिशर्स जो थे, उनका उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था का पोषक अर्थव्यवस्था के रूप में उपयोग करना, और जो वहाँ से ब्रिटेन में जो भी माल बनता था उसको यहाँ पे खपाना ला करके, क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार था उसके लिए। और फिर ब्रिटिश शासन से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वह बहुत समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और सुविख्यात हस्तशिल्प उद्योग था। अर्थात भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की जो लोग थे वो 2/3 हिस्सा जो कृषि पर ही आश्रित था, और बाकी के जो लोग थे वो हस्तशिल्प उद्योगों में लगे हुए थे, जिस कारण यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। सब अपना काम ठीक प्रकार से करते थे, जिस कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भी थी और समृद्ध अर्थव्यवस्था भी थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ उसके बाद उन्होंने ऐसी नीतियाँ ही अपनाई कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक जो संरचना थी, आधारभूत संरचना, वो ही बदल के रह गई। और जो भारत को फिर उन्होंने, जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको कच्चे माल की पूर्ति करता और जो औद्योगिक उत्पाद होते थे ब्रिटेन के, उनका उपभोगकर्ता बना दिया, जिस कारण जो 20वीं सदी में भारत की राष्ट्रीय आय थी उसकी वृद्धि 2% से भी कम हो गई, और जो प्रति व्यक्ति उत्पादन था वो 0.5% रह गया। और इसका पता हमारे देश के विद्वान लोगों ने लगाया जो इंग्लैंड में जाके पढ़े, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, VKRV राव और RC देसाई। लेकिन इनमें जो सबसे सही रिपोर्ट मानी जाती है वो डॉक्टर राव की मानी जाती है, क्योंकि उनके अनुमान सही माने जाते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं उन क्षेत्रों के बारे में जिसको ब्रिटिश सरकार ने तबाह कर दिया था। तो पहला क्षेत्र आता है कृषि क्षेत्र। ब्रिटिश शासन में भारत की स्थिति, तो 85% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर ही निर्भर थी, और कृषि प्रधान क्षेत्र होने पर भी यह खाद्यान्नों और उद्योगों में आत्मनिर्भर नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ इनको जो नकदी फसलें होती थी वही उगाने के लिए कहते थे, और उनको कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन भेज देते, फिर वहाँ से उत्पादित माल इनको दे दिया जाता था, जिसके कारण ये किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा था। और अब हम जानते हैं कृषि क्षेत्र की गतिहीनता के क्या कारण थे। तो भू बंदोबस्त प्रणाली जो थी, जिसे ज़मींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, वो एक प्रमुख कारण था कृषि की गतिहीनता में, क्योंकि भू बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत जो ज़मींदार होते थे वो छोटे जो किसान होते थे, किसान वर्ग, उनसे लगान किसी भी प्रकार से वसूल लेते थे। उनकी स्थिति के बारे में वे कुछ भी नहीं सोचते थे, और लगान वसूल करके उन्हें एक तय तारीख होती थी या डेट होती थी जिसके अंदर उन्हें ब्रिटेन को, जो ब्रिटिश सरकार होती थी, उसको कर देना वो लगान चुकाना होता था। और अगर वे वो लगान नहीं चुकाते थे तो उनके जितने भी अधिकार थे वो छीन लिए जाते थे उनसे। तो इस कारण ज़मींदार जो थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया किसानों की स्थिति पे, और जो ब्रिटिश सरकार तो देती ही नहीं थी, जिस कारण उनकी स्थिति और दयनीय होती गई। और फिर उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नीति लाई गई जिसमें कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंतर्गत जितना भी जो कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, अर्थात कि हम जो भी फसलें उगा रहे हैं वो स्वभोग के लिए ना उगाकर बाज़ार के लिए उगा रहे हैं, मतलब बाज़ार में बेचने के लिए उगा रहे हैं। क्योंकि जो ब्रिटेन में उद्योग लगे हुए थे उनको तो कच्चे माल की ज़रूरत थी,
तो अंग्रेज़ सरकार क्या करती थी कि किसानों को कहती थी तुम नील, जूट और जितने भी कच्चे माल के रूप में जो फसलें होती हैं, नकदी फसलें, उन सबको उगाओ, इसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे ज़्यादा। तो वो ज़्यादा पैसे देते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे होने पर भी कुछ आर्थिक स्थिति पर किसानों की प्रभाव ही नहीं पड़ता था। वो ज्यों के त्यों ऐसी रहते थे गरीबी के अंदर। और जो फल फूल रहे थे ब्रिटेन के जितने भी उद्योग थे, क्योंकि उनका जो भी उत्पाद होता था वो उसको भारत में लाके खपा दिया करते थे। फिर उसके बाद जो उत्पादकता का निम्न स्तर था वो भी एक कारण था कृषि की गतिहीनता में। और उत्पादकता का निम्न स्तर क्यों था इसका? क्योंकि जो तकनीक होती थी या निवेश होता था उसका अभाव था। जितने भी बड़े बड़े किसान तो क्या करते थे, वो निवेश ये सब करके और फसलें उगा लिया करते, लेकिन जो छोटे किसान होते थे वो फसलें ये सब नहीं निवेश के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे, जिस कारण वो फसल ही उतनी नहीं उगा पाते थे, जिस कारण उत्पादकता का स्तर गिरते गया। अब होता है निवेश की कमी। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की कमी भी थी, क्योंकि जब किसी चीज़ में कोई निवेश ही नहीं करेगा तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी कैसे। और जो भारत की कृषि थी वो बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी जैसे मुद्दों से ही निपटने में लगी हुई थी। जो छोटे किसान और जोतदार थे उनके पास संसाधन भी नहीं थे कि वो निवेश वगैरह कर सकें, तो जिस कारण कृषि का क्षेत्र जो था हमारा गतिहीन होते चले गया। अब हम जानते हैं अपने औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था जो ब्रिटेन के शासन से पूर्व यह बहुत समृद्ध था, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश शासन लागू होता गया ये भी बदलता गया। जो ब्रिटिश शासन द्वारा नीतियां लाई गई उनके कारण भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे पहली नीति थी विऔद्योगिकरण की नीति। इस नीति के अंतर्गत जो ब्रिटिश होती थी वो यहाँ से कच्चा माल लेकर चले जाया करते थे, और वहाँ से जो उत्पादित वस्तुएं होती थी उनको लाके इनके भारत के बाज़ारों में बेच दिया जाता था। जैसे लिखा भी है कि सस्ते दरों पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना, जिसे ब्रिटेन में स्थापित हो रहे आधुनिक उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जा सके। और दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश उद्योगों को निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाज़ारों में ऊंची कीमतों पर बेचा जा सके। यही इनका उद्देश्य, दोहरे उद्देश्य थे ये विऔद्योगिकरण की नीति लाने के पीछे। और फिर उसके बाद जो हस्तशिल्प उद्योग था भारत का, जो विश्व विख्यात था, उस पर भी इसका असर पड़ा। जैसे ये विऔद्योगिकरण की नीति लेकर आए तो जितना भी हमारा हस्तशिल्प था, जैसे खादी ये सब हो गया, उन सब की इतनी कीमत बढ़ गई कि उसे आम आदमी खरीद ही नहीं पाता था, जिसके कारण वो सब बेरोज़गार होते गए, हस्तशिल्प उद्योग वाले लोग। और ये बेरोज़गार लोग अब कृषि क्षेत्र में जाने लगे। जो कृषि क्षेत्र पहले से ही ख़राब हो रखा था अब उसमें फिर से भरने लगे और लोग, जिसके कारण जो कृषि क्षेत्र था वो तो पिछड़ ही रहा था और उस पर दबाव पड़े जा रहा था। और जो निर्मित वस्तुओं का आयात भी होने लग गया था, क्योंकि जब भारत में जो चीज़ें बन रही थी अब वो बाहर से और सस्ते में बन के आ रही है यहाँ पे, तो लोग उसे खरीदेंगे या फिर जो यहाँ पे महंगा मिल रहा है उसे खरीदेंगे, तो इसने भी प्रभाव डाला। और जो पूंजीगत वस्तु उद्योगों का अभाव था, जैसे कि हो गया जो मशीनें ये सब होती थी या फिर जो मशीनों से बना सामान होता था वो भारत में बन ही नहीं पाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं करा जिससे कि यहाँ पे भी कोई फैक्ट्री लगे या फिर कुछ डेवलपमेंट हो। तो जिस कारण ये औद्योगिक क्षेत्र भी हमारा पीछे पिछड़ा रहा। फिर आता है सकल घरेलू उत्पाद का भी इसमें निम्न योगदान रहा। अभी जैसा मैंने बताया कि 20वीं सदी में 2% ही GDP थी हमारे देश की, और जो व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति उत्पादक क्षमता थी वो 0.5% थी। तो इसमें क्या वो योगदान देगी हमारी GDP औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में। और जो सार्वजनिक क्षेत्र ना हमारा पब्लिक सेक्टर, उसकी भी बहुत सीमित भूमिका थी, जैसे रेलवे, उत्पादन, संचार, बंदरगाह,
ये सब बहुत सीमित विभाग तक ही मतलब सिमट कर रह गए सरकारी रूप से, और आगे ये कुछ काम ना कर सके। अब आगे पढ़ते हैं, और जो अब आता है हमारा विदेशी व्यापार का। इस पे ब्रिटेन ने जो था वो एक अधिकार कर रखा था। मतलब कुछ कुछ देशों को, जैसे श्रीलंका, चीन, तिब्बत, इन सब से भारत सिर्फ व्यापार कर सकता था, लेकिन जो आधे से ज़्यादा व्यापार पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो रखा था। और जब स्वेज नहर, जो एक नहर है वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो जो स्वेज नहर थी वो देखिए यहाँ पे, जो अफ्रीका का और ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के पास जो ये वाला है, यहाँ पे है स्वेज कनाल। इस कनाल के खुलने के बाद तो जो इंग्लैंड के लोग होते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको और आसानी से अब व्यापार करने में आसानी होने लग गई, क्योंकि जो पहले ऐसे घूम करके इतनी दूर से जाते थे वो यहीं से पास से ही निकल जाया करते थे, जिस कारण जो हमारा विदेशी व्यापार था वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया था, क्योंकि दूसरी कंपनियों को आने ही नहीं देते थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए। अब हम जानेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संपत्ति का निष्कासन। जो ब्रिटिश शासन के दौरान, इसका भी पता दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, क्योंकि जब हमारे देश के लोग शिक्षित हो गए तब उन्हें पता लग गया कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं। तो उन्हें पता लगा कि ब्रिटिशर तो हमारी जितनी भी संपत्ति है, जितनी आय होती है, उसी को यहाँ से निकाले जा रहे हैं। जैसे कि जब हमारे देश से कोई भी वस्तु निर्यात होती है तो उसके बदले में दूसरा देश हमें पैसे देता है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो पैसे तो देते थे, लेकिन उसका उपयोग भी वो अपने काम के लिए ही कर लेते थे। जैसे कि कोई युद्ध हो गया, उनके द्वारा लड़ा गया, तो उसमें वो उसे खर्च कर देते थे, या अपना कोई भवन निर्माण करना हो तो उसमें वो खर्च कर देते थे। मतलब कि वो कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं करते थे। उसके बाद पढ़ते हैं हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, हमारी जनांकीय संरचना, वो कैसी थी। तो जो हमारे देश की प्रथम जनगणना थी वो तो 1821 में हुई थी, लेकिन जो आधिकारिक रूप से जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। और इसी के बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होनी शुरू हो गई थी। और वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर दोनों थी, जिसके कारण यह महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो अब जानते हैं क्यों। तो उससे पहले जान लेते हैं जन्म दर क्या होती है और मृत्यु दर क्या होता है। तो जन्म दर से अभिप्राय एक वर्ष में प्रति 1000 के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है, जबकि मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। दोनों जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, क्रमशः 48 और 40 प्रति 1000 व्यक्ति। मतलब 1000 में से 48 आदमी जो थे वो मर जाते थे, या 1000 अगर जन्म लेने वाले बच्चे होते थे वो भी 1000 पर 48 मर जाते थे। और जो हमारे देश की जो लिटरेसी रेट था वो भी बहुत गिरा हुआ था। इसमें से 16% थे वो जितनी भी पूरी जनसंख्या थी उसमें से केवल 16% ही जो थे वो शिक्षित थे, और बाकी की जनसंख्या अशिक्षित थी। और जो महिलाएं थी उनका तो इससे भी बुरा हाल था, क्योंकि वो सिर्फ 7% ही शिक्षित थी। और उसके बाद जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी वो उसके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, और जो सुविधाएं थी वो भी बहुत ख़राब थी। अस्पतालों की कमी थी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज उन अस्पतालों में नहीं हो पाता था। और गरीबी, अशिक्षा के कारण बहुत गरीबी भी थी हमारे देश में, जिसके कारण लोग बेरोज़गार थे, और लोग गंदगी ये सब में रहा करते थे ज़्यादातर, जिसके कारण उन्हें अजीब प्रकार की बीमारी हो जाती थी। और जो हमारा 4th पॉइंट है, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, उच्च शिशु मृत्यु दर। अब जानते हैं हम शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय उन शिशुओं की संख्या से होता है जो एक वर्ष में प्रति 1000 जन्म के पीछे 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व मर जाते हैं। मतलब कि एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चे, अगर मतलब एक वर्ष में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उन बच्चों में से जो कितने बच्चे मरते हैं जो 1 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं कर पाते।
तो वही उन्हीं बच्चों की जो मृत्यु दर थी वही ज़्यादा थी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम थी। जैसे कि उदाहरण है 2011 में जो शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हज़ार थी, वही 20वीं सदी के दशक में 218 प्रति हज़ार थी। अब जो हमारी वो जीवन प्रत्याशा है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी बहुत कम थी। और इसका कारण क्या था? जितने वर्षों तक व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना होती थी, जैसे कि अब तो जीवन जीने की संभावना बढ़ गई है, और पोल्यूशन के कारण अब घट भी रही है जीवन जीने की संभावना, लेकिन उस समय जीवन जीने की संभावना 44% थी केवल, लेकिन बाद में यह बढ़कर 68% हो गई। उसके बाद छठा पॉइंट आता है व्यापक गरीबी का। व्यापक गरीबी, हमारी जो देश की जनसंख्या थी वो ब्रिटिश शासन ने उसको इतना खोखला कर दिया था कि वह एकदम बिल्कुल गरीब हो गई थी। ब्रिटिश शासन ने उसको पूरा खोखला करके छोड़ दिया था, जिसके कारण यहाँ का जो जीवन स्तर था वो बहुत निम्न दर्जे का था। और फिर ब्रिटिशर्स ने पूरा भारत को ख़राब करके फिर हमें ही बोलते थे उल्टा कि तुम लोग कितने गंदे तरीके से रहते हो वगैरह वगैरह। तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये चैप्टर। इसके बाद दूसरा इसका पार्ट आएगा जिसमें हम व्यावसायीकरण संरचना पढ़ेंगे और अपना आधारिक संरचना पढ़ेंगे। धन्यवाद।